Hello everyone, myself Mridu Jaral. Welcome to my YouTube channel. This is my second video. I hope you all will like it and support me. Now let's start the video. The topic of my video is manures. Contents: meaning, classification of manure, characteristic of organic manure, vermicomposting, green manuring, advantages and disadvantages, question answers. मीनिंग ऑफ मैन्योर। तो जो हमारा मैन्योर जो वर्ड है वो इनिशियली मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रेंच मैन ओवर, जिसका मतलब होता है हैंडवर्क, और लाया कहाँ से गया था? मिडल इंग्लिश मैन्योरन, जिसका मतलब होता है कल्टीवेट। ठीक है। और अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? खाद। हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं? खाद। तो ये क्या होता है? एक हमारे पास नेचुरल सब्सटेंस होता है जो बेसिकली हमारा ऑब्टेन होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डक, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज, जो प्रिपेयर कहाँ पे होता है? फील्ड में, जो हमें लॉट ऑफ ह्यूमस को प्रोवाइड करता है सॉइल को, और लेस रिच किस में होता है? प्लांट के न्यूट्रिएंट में, मतलब NPK, जिसका मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर्स। जो हमारे पास मैन्योर्स होते हैं वो दो क्लास में क्लासीफाई होते हैं। एक होता है हमारे पास बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स और दूसरा होता है कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या होते हैं? जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है बल्क, मतलब ये बल्क क्वांटिटी में होंगे। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, हाई होगी। ये जो हमारे पास बल्कि वाले होते हैं ना, वो किससे डिराइव होते हैं? एनिमल से हो गए, प्लांट से हो गए, दूसरे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ग्रीन प्लांट टिश्यू से हो गए, जो बेसिकली लेस अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट को कंटेन करते हैं और ज़्यादा किसको करते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर्स को। इसमें क्या आ जाएगा? जो वेल डिकम्पोज एनिमल, प्लांट और जो दूसरे ऑर्गेनिक रेसिड्यूज़ होते हैं, जैसे FYM फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट जो कहाँ से होता है? हमारे फार्म से होता है, टाउन रेसिड्यूज से होता है। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा? ग्रीन प्लांट टिश्यू अंडर कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, फॉर एग्जांपल ढांचा और अदर लेग्यूमिनस क्रॉप। तो जो हमारे पास ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, इसमें क्या आ जाएगा? फार्म यार्ड मैन्योर। जो हमारे पास फार्म यार्ड मैन्योर्स है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इसका बड़ा सिंपल है। ये क्या होता है? डिकम्पोज प्रोडक्ट होता है, डक, यूरिन, लिटर एंड जो हमारे पास कैटल का लेफ़्ट ओवर जो फॉडर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो ये उन सब का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये कब हमारा रेडी होता है? ये जो होता है हमारा रेडी होता है 4 से 6 मंथ में। इसकी परसेंटेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। जो हमारे पास में परसेंटेज आ जाएगी, नाइट्रोजन कितना लेगा? 0.5%, फॉस्फोरस कितना लेगा? 0.2%, और पोटेशियम कितना लेगा? 0.5%। इसमें से जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में क्रॉप को प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है? नाइट्रोजन आ जाएगा 30%, फॉस्फोरस आ जाएगा 60 to 70%, और पोटेशियम कितना आ जाएगा? 75%। जो हमारे पास नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है फार्म यार्ड मैन्योर में, उसको हम किस बेसिस से कम कर सकते हैं? लॉस जो हमारे पास हो रहा है नाइट्रोजन का फार्म यार्ड मैन्योर में, वो बेसिकली हमारा मिनिमाइज हो सकता है इम्प्रूव मेथड और यूज़ ऑफ बायोगैस। कौन सी? गोबर गैस, प्लांट, और बाय यूजिंग केमिकल। तो हम इन दो मेथड से क्या कर सकते हैं? जो नाइट्रोजन लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। जो हमारे पास बायोगैस प्लांट है वो हमें ना एक गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन, PH4। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास बायोगैस की स्लरी है वो भी हमारी प्रोड्यूस हो रही है, ड्यूरिंग विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्लांट। जो इसमें कंपोस्ट है वो कितना कर रहा है? 1.6 to 1.8% नाइट्रोजन, 1.0 to 1.0% फॉस्फोरस एंड 1.2 to 1.8% पोटेशियम। इसकी मेन लिमिटेशन क्या है? कि हम इसमें क्या होता है कि ज़्यादा यूज़ ऑफ वाटर कर लेते हैं। जब हमारे पास ज़्यादा यूज़ ऑफ वाटर करते हैं उसमें उससे क्या होता है कि जो मतलब वो क्या होता है, वो जो मतलब वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। यूज़ करने से पहले ही वो क्या होता है? सूख जाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास स्लरी होती है वो डायरेक्टली यूज़ होती है थ्रू इरीगेशन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, कंपोस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आएगा, पहला हमारा मीनिंग ऑफ कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज़ ऑफ प्लांट एनिमल ओरिजिन को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स में, जो बेसिकली हमारे रिच किस में होता है, ह्यूमस प्लांट न्यूट्रिएंट में रिच होता है बाय अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ वार्म मॉइस्ट एरोबिक एंड एनारोबिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब हमारा कंपोस्टिंग हमने पढ़ लिया। अब कंपोस्ट क्या हुआ, जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आया, जो हमने मतलब सब कुछ किया, एंड प्रोडक्ट मतलब जो मिक्सचर वगैरह तैयार किया, मतलब सब कुछ किया, जो उसका एंड प्रोडक्ट आया, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट आया, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। और जो कंपोस्ट होता है वो बेसिकली कौन से कलर का होता है, ब्राउन टू ब्लैक इन कलर होता है, और ये क्या होता है, ह्यूमिफाई मटेरियल होता है। अब जो हमारे पास कंपोस्ट है इसमें ना दो टाइप्स आते हैं, पहला आ जाएगा एरोबिक कंपोस्टिंग और दूसरा आ जाएगा एनारोबिक कंपोस्टिंग। जो हमारे पास एरोबिक कंपोस्टिंग होती है वो बेसिकली इंडोर मेथड होता है, मतलब उसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, इंडोर मेथड। और जो एनारोबिक कंपोस्टिंग होती है उसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, बैंगलोर मेथड। तो अब हम पढ़ेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक कंपोस्टिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एरोबिक कंपोस्टिंग। एरोबिक और एनारोबिक तो मतलब पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एरोबिक और एनारोबिक होते गए। इसमें क्या आएगा, जो हमारे पास एरोबिक कंपोस्टिंग होती है वो बेसिकली वो टाइप की कंपोस्टिंग होती है जो टेक प्लेस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को वेरी करते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर होता है इनके पास, प्रेजेंस ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और रैपिड प्रोसेस होता है। ठीक है, और वहीं हम बात करें अगर एनारोबिक की, तो इसमें क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर होगा, फाउल स्मेल हमें प्रोड्यूस करेगा और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा। तो अब मैंने नीचे जैसे बताया है कि जो हमारे पास वेल कंपोस्ट होता है वो क्या होता है, उसकी ना न्यूट्रल pH होनी चाहिए। ठीक है, और जो उसकी CN रेशियो होनी चाहिए ना वो लेस देन 20 होनी चाहिए। और वो क्या कंटेन करता है, ज़्यादा कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसमें भी मैंने इसकी परसेंटेज बताई है, जैसे जो कि हमारा कार्बन है वो 16% कैरी करता है, जो नाइट्रोजन है वो हमारा 0.5% कैरी करता है, और जो हमारा फॉस्फोरस है वो हमारा 0.5% कैरी करता है, और जो लास्ट वन है पोटेशियम वो सिर्फ और सिर्फ हमारा 1% कैरी करता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, कंपोस्ट और कंपोस्टिंग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, सम मेथड। जैसे हम मैंने पिछली आपको स्लाइड में बताया था, एरोबिक का क्या एग्जाम्पल है, इंडोर मेथड, एंड एनारोबिक का क्या आ जाएगा, बैंगलोर मेथड। तो अब हम इंडोर बैंगलोर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें क्या है हमारे पास इंडोर मेथड। इंडोर मेथड को हम क्या बोलते हैं, हीप मेथड भी बोलते हैं और एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हीप मेथड, उसमें कौन सा आ जाएगा, इंडोर मेथड। ये कहाँ पे डेवलप हुआ है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, जो कहाँ पे, इंडोर। इस मेथड में क्या होता है, जो हमारे पास एनिमल डग है वो हमारा यूज़ होता है एज अ कैटालिटिक एजेंट अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज जो वहाँ पे फार्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोर मेथड। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंगलोर मेथड। तो ये पूछ सकते हैं कि बताओ बैंगलोर मेथड किसने दिया है, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया है। तो वो आ जाएगा कि बैंगलोर मेथड गिवन बाय CN आचार्य इन 1939। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ये हमारा कब होता है, जब हमारे पास जो नाइट सॉइल और जो रिफ्यूज़ जो होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं कंपोस्ट को तैयार करने के लिए। ये जो हमारे पास मेथड होता है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ हो रहा है कि कोई भी डिसएडवांटेजेस वगैरह लिमिटेशन, मतलब वही लिमिटेशन का जो हमारे इंडोर मेथड में आ रहे हैं
क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं, क्या वो मतलब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इंडोर मेथड, उस चीज़ को कम करने के लिए हम बेंगलोर मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे इंडोर मेथड में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम उसको हम हीप मेथड भी बोलते हैं। तो बेंगलोर मेथड क्या करता है, जो इंडोर मेथड का हीप होता है उसको वो प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। प्रोटेक्ट किस वे से करेगा, उसकी एडवर्स जो हमारे पास क्लाइमेट कंडीशंस आ जाएंगी, न्यूट्रिएंट लॉस आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग सन आ जाएगा, तो इन सब से वो क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। और जो ये वाला मेथड होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो लेबर कॉस्ट जो हमने मतलब कॉस्ट वगैरह देनी है तो उसको भी सेव करता है, क्योंकि इसमें हम स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंगलोर मेथड। तो द नेक्स्ट वन इज़ NADEP कंपोस्टिंग। ये मेथड हमें मतलब डेवलप कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र से हुआ है, श्री नारायण ने दिया है। इस मेथड में क्या होता है, ये फैसिलेट क्या करता है, एरोबिक डीकम्पोजिशन को फैसिलेट करता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इनको कितना चाहिए होता है, 90 to 120 इनको डेज चाहिए होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द फाइनल प्रोडक्ट। अब हमने जो पहले पढ़ा वो सब किसके बारे में था, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में। इसका डिफरेंस भी काफ़ी बार पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द बल्क एंड द कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है। तो जैसे अब पिछले हमने पढ़ा बल्क वाले में कि उसमें हमें प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, उसमें हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं करना, उसमें बस हमने क्या यूज़ करना है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स। लेकिन इसमें एकदम पुट्ठा है, इसमें एकदम मतलब क्या है, उल्टा पुल्टा है। इसमें हमने क्या यूज़ करना है, प्लांट न्यूट्रिएंट को यूज़ करना है, ठीक है। और जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं उसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसमें बस हमने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का यूज़ करना है। इसमें हमने फार्म यार्ड मैन्योर और जो कंपोस्ट है उसका हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये हमारी किससे डरवाइव हुई है, रॉ मटेरियल ऑफ आइदर प्लांट और एनिमल ओरिजिन सच एज ऑयल केक, बोन मील, फिश मैन्योर एक्स्ट्रा। जो हमारे पास ऑयल केक है वो हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को कंटेन करता है, अगर हम उसको किससे कंपेयर करें, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। तो जो हमारे पास बोन एंड जो हमारे पास बोन मील है वो क्या कंसिस्ट करता है, कैल्शियम फॉस्फेट को कंसिस्ट करता है टुगेदर विद प्रोटीन एंड फैट्स। ये किसका अच्छा सोर्स होता है, लाइम का एंड नाइट्रोजन का। और ये क्विक एक्टिंग मैन्योर्स होते हैं जो बेसिकली एसिडिक सॉइल के लिए सुटेबल होते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे पूछ सकते हैं, अगर मतलब पेपर्स वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ जो हमारे पास बोन और जो बोन मील है वो किसका गुड सोर्स है, और जो हमारे पास मतलब कौन सी सुटेबल एसिडिक सॉइल मतलब इंडिया में कौन सी है, मतलब सॉइल कौन सी जो मतलब ज़्यादा सुटेबल है इंडिया में, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी डिफरेंस वगैरह आप देख लेना। तो इसमें ना नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूट्रिएंट कंटेंट इन कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें क्या ऑर्गेनिक मैन्योर की कुछ परसेंटेज है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में। इसमें जैसे आ जाएगा कैटल डग 0.41% नाइट्रोजन, 0.20 फॉस्फोरस, 0.17 इज पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद ये जो कंसनट्रेट है उसमें कैस्टर केक आता है, ऑयल सीड आता है, नीम आता है, उसके बाद ग्राउंडनट केक आता है, ब्लड मील आती है। तो ये थोड़ा ब्लर हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ। कैस्टर जो केक है वो कितना है, उसमें नाइट्रोजन 4.37, फॉस्फोरस कितना है 1.85 एंड पोटेशियम कितना है 1.39, ठीक है। बाकी नीम केक है, इसमें ब्लड मील है, तो ये देख लेना, और ये मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास टॉपिक, वर्मी कंपोस्टिंग। जो हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग, जैसे आपको पता है कि हम कैसे तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट हम कैसे तैयार करते हैं, तो ये क्या होता है, बेसिकली हम अर्थवॉर्म की हेल्प से तैयार करते हैं। तो जो कंपोस्ट प्रिपेयर यूजिंग अर्थवॉर्म इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या होता है, ये ना
हर एक टाइप का ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसको कंज्यूम करता है और सिर्फ 5 से 10% क्या होता है रिटेन करता है अपनी ग्रोथ के लिए। और क्या एक्सक्रीट करता है? म्यूकस कोटेड अनडाइजेस्टेड मटीरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी कास्ट। ये बेसिकली हमारा रिच होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, एंजाइम, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। जो एवरेज कंटेंट होता है हमारा वर्मी कंपोस्ट का वो कितना होता है? 0.6 to 1.0% नाइट्रोजन, 0.13 to 0.22% फॉस्फोरस, 0.4 to 0.7% पोटेशियम, 0.4% कैल्शियम ऑक्साइड एंड द लास्ट 0.15% मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो इसका जो मॉइस्चर कंटेंट जो हमारा पिट में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो मेंटेन कितना होना चाहिए? 50 to 60% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और जिसका टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका pH होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6.5 to 7.0। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन मैन्योरिंग। तो ग्रीन मैन्योरिंग होती क्या है? ये हमारे पास प्रैक्टिस होती है इन रीचिंग द सॉइल बाय ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एंड प्लोइंग इन situ or turning it into the soil as undecomposed green material for the purpose of improving physical properties as well as fertility of the soil। ग्रीन मैन्योरिंग मतलब क्या होता है? हरी खाद। तो अब इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। एक आ जाएगा इन situ और दूसरा आ जाएगा ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इन situ में क्या होता है? इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास ग्रीन क्रॉप ग्रो होते हैं वो हमने क्या करना है? बरिड इन द सेम फील्ड कर देना है। मतलब हमने क्रॉप्स को ग्रो किया और जहाँ पे हमने उसको ग्रो किया था हमने वहाँ पे उसको क्या कर देना? बरिड मतलब दबा देना है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? सनहेम्प, ढैंचा, काउपी, ब्रसीम। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ये क्या होती है? ये हमारे पास प्लांट होते हैं जो कहीं भी ग्रो कर सकते हैं and green leaf and tender twig are brought to the field for incorporation. For example, Subabul, Sesbania, Maculata। अब इसमें हमें थोड़ी इसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग देखेंगे। तो एडवांटेजेस क्या होती है इसकी ग्रीन मैन्योरिंग की? ये ऑर्गेनिक जो मैटर होता है और जो भी ह्यूमस सॉइल का ह्यूमस होता है उसको इंक्रीज़ करता है। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होती है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल सरफेस करता है। जो इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करता है। इम्प्रूविंग और ना मेंटेन क्या करता है? सॉइल के स्ट्रक्चर को करता है। अगर कुछ एडवांटेजेस है तो उसका क्या होगा? डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो ये क्या होता है? मॉइस्चर यूज़ और इसकी जो एक्स्टेब्लिशमेंट जो कॉस्ट काफ़ी क्या आ जाएंगे इसके डिसएडवांटेजेस। लास्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें कुछ क्वेश्चन और आंसर हैं तो देख लीजिए। इनरिचमेंट ऑफ सरफेस वाटर बॉडी विद न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड इंट्रॉफिकेशन। मोस्ट deficient micronutrient in India soil is zinc. A typical compost earthworm is Inicea foetida. The Fertilizer Association of India set up in the year 1955. And the last one is nomadic element is potassium. So thank you so much guys. Please share, subscribe and like my video. Thank you.